ओके सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैट कैम क्लासेस में। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉडकास्ट जो हम लोग काफ़ी दिन से आप सभी के लिए आपको लगातार नोटिफाई कर रहे थे। ऐप पर भी मैंने आप सभी को बोल रखा है, जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं। तो बेसिकली आज हम लोग इस टॉपिक में बेसिक बात करने वाले हैं कि CSIR नेट का एग्ज़ाम टफ है या फिर एक ट्रैप है। और इस टॉपिक पर डिस्कस करने के लिए हमारे साथ हैं सौमित्र, जिनकी गेट केमिस्ट्री 2026 में ऑल इंडिया रैंक 8 है। और इससे पहले इन्होंने JRF CSIR नेट JRF में ऑल इंडिया रैंक 63 के साथ आपके इस CSIR नेट के एग्जाम को क्रैक किया। तो सौमित्र, सबसे पहले तो आपका स्वागत है इस पॉडकास्ट में एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन दिस सेशन। और आज हम लोग बेसिकली, जैसा मैंने सौमित्र आपको बता ही दिया है और यूट्यूब पर भी आपको बता दिया है, कि CSIR नेट के एग्जाम में जो अधिकतर स्टूडेंट्स फंस जाते हैं, ठीक है, उसके बारे में आज हम लोग इस टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं। प्लस लास्ट के 2 महीने में क्या ऐसी बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए तैयारी के दौरान, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो सौमित्र, वुड यू प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। मैंने थोड़ा तो बता ही दिया आपके बारे में, कॉलेज के बारे में आप बता सकते हो, आपने कब मास्टर्स कंप्लीट करी, इसके बारे में थोड़ा। So, hello everyone, I am Soumitra Samanto and I am from West Bengal, Purbo Medicpur district. And I had completed my masters from University of Hyderabad और ना मैं अभी PhD कर रहा हूँ बर्धमान यूनिवर्सिटी। ओके, नाइस, थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, तो हम लोग इस वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले मैट कैम क्लासेस की तरफ से एक सरप्राइज है आप सभी के लिए। आप सभी के CSIR नेट जून 2026 के सिलेक्शन को 100% कंफर्म करने के लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं लाइव क्रैश कोर्स फॉर CSIR नेट केमिकल साइंस जून 2026। यस, यू आर हर्ड इट राइट, लाइव क्रैश कोर्स, जिसमें हम आपको लाइव क्लासेस के थ्रू अप्रैल और मई के मंथ में आपका कंप्लीट CSIR नेट केमिकल साइंस का सिलेबस कवर करा देंगे। किसी भी टॉपिक की, किसी भी लाइव क्लास की आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, हर क्लास की PDF आपको मिलेगी। अप्रैल और मई में क्लास सिलेबस को कंप्लीट करने के बाद जून के जो स्टार्टिंग के 15 डेज होंगे उनमें आपकी टेस्ट सीरीज चलेगी। तो इतना बढ़िया आपके लिए ये कोर्स रहने वाला है कि जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। डेली इसमें आपकी 2 लाइव क्लासेस होंगी, टोटल 100 लाइव क्लासेस होंगी और हर क्लास 2 घंटे की होगी। तो टोटल 200 आवर्स की आपको लाइव क्लासेस इस बैच में देखने को मिलेंगी, जिसमें आपको हर दिन 2 लाइव क्लासेस देखने को मिलेंगी। पहली क्लास आपकी आफ्टरनून में 2 to 4 PM हुआ करेगी और दूसरी क्लास आपकी इवनिंग में 8 to 10 PM हुआ करेगी। अगर आप कोई भी लाइव क्लास मिस कर देते हैं तो उसे आप रिकॉर्डेड फॉर्म में बाद में अपने कोर्स में देख पाएंगे। तो इस तरीके से हम लोग अप्रैल के महीने और मई के महीने में जो ये 60 डेज का टाइम है, इसमें हम लोग टोटल 100 क्लासेस करेंगे। उसके बाद फिर जो अपना जून का महीना होगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, क्रैश कोर्स की एक टेस्ट सीरीज की एक तरीके से स्टार्ट हो जाएगी और उसके लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस आपकी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये क्रैश कोर्स मैट कैम क्लासेस के ऐप पर 5 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। 5 अप्रैल से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। तब तक आप इस क्रैश कोर्स को इन अफोर्डेबल प्राइसेस पर ज्वाइन कर सकते हैं। ये लॉन्चिंग ऑफर है। चलिए अब वापस हम लोग वीडियो में आगे कंटिन्यू करते हैं। सौमित्र, सबसे पहले तो यही डिस्कस करेंगे कि आपने अपना CSIR नेट का एग्जाम जब क्रैक किया तो क्या स्ट्रेटजी थी, आपने किस तरीके से अपने CSIR नेट के एग्जाम को क्रैक किया था, क्या प्रोसेस थी जिसे। अच्छा, CSI नेट का स्ट्रेटेजी थोड़ा गेट से डिफरेंट है क्योंकि CSI नेट में आपको वो रिलैक्सेशन मिलता है कि आप क्वेश्चन छोड़ सकते हो। तो मैंने वही स्ट्रेटेजी अपनाई कि मुझे सारे क्वेश्चन नहीं करना, मतलब मैं कुछ अगर सिलेबस कंप्लीट भी ना हो तब भी चलेगा, बट जो भी कंप्लीट हो उसमें 100% कॉन्फिडेंस रहना चाहिए और उसका जो रिवीजन 100% रहना चाहिए। तो मेरा स्ट्रेटेजी यही था कि पहले मेरा सिलेबस कंप्लीट का स्ट्रेटेजी, एंड सेकेंड इज दैट द PYQ इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर CSI नेट बिकॉज CSI नेट में बहुत रिपीट होता है क्योंकि आपका सेम कॉन्सेप्ट से सेम जगह से ही क्वेश्चन आएगा। आपको बस रेडी रहना है, बस थोड़ा लैंग्वेज थोड़ा इधर उधर करके पूछता है, ठीक है। तो आपका अगर PI को अगर बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किया तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएगा। और उसके अलावा आपको आपने सिलेबस कंप्लीट किया एंड आफ्टर दैट द मॉक टेस्ट द प्रैक्टिस, मेनली आई विल सजेस्ट दैट आपका प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा होना चाहिए। मतलब इसका जो PIQ है और ये जो रिविजन है तो उससे आपको क्रैक कर सकते। तो सबसे मेन बात सौमित्र क्या होती है कि जो ट्रैप वाला वर्ड हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं वो इस बात पे है कि
डायरेक्टली एग्जाम आता है, और नेट के एग्जाम को अगर क्वालिफाई करने की बात करें तो कोई बहुत बड़ा मोटिवेशन हमें नहीं देखने को मिलता है अगर हम पूरे ऑल इंडिया लेवल पर जो स्टूडेंट्स तैयारी करते हैं, क्योंकि बहुत कम स्टूडेंट्स होते हैं कि हाँ जिन्हें पीएचडी करनी है। तो पीएचडी करनी है तो चलो फिर भी एक मोटिवेशन रहता है, बट अगर जिन्हें पीएचडी भी नहीं करनी है, प्लस काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो मास्टर्स कर रहे हैं, किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से नहीं कर रहे हैं, तो बहुत मोस्ट प्रोबेबली वो मास्टर्स भी अच्छे से नहीं कर रहे हैं, तो लेकिन नेट क्वालिफाई करना है, तो एक साइकिल में फंस जाते हैं हम लोग कि लास्ट जब 2 महीने 3 महीने बचते हैं, उस टाइम पे एग्जाम की जैसे ही नोटिफिकेशन आई, मेन गेम शुरू होता है नोटिफिकेशन से, कि नोटिफिकेशन आ गई, अब नेट देंगे तो कैसे पढ़ेंगे, जल्दी 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 रिवीजन कर लेते हैं। उसके बाद सेकंड क्या होता है कि पीवाईक्यू थोड़े बहुत करे, और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स सौमित्र कहाँ फंस जाते हैं कि 2 नंबर रह गए, 4 नंबर रह गए, 5 नंबर रह गए, और उसके बाद फिर डिमोटिवेशन आ जाता है। उसके बाद फिर से बाकी अपने कामों में लग गए, और फिर से अगले साल जब नोटिफिकेशन आई, या फिर अगले सेमेस्टर में नोटिफिकेशन आई, तो फिर से वही शुरू किया। तो सौमित्र, फीस से पहले हम लोगों ने गेट केमिस्ट्री का इंटरव्यू भी किया था, उसको अभी आप लोग जरूर जाकर देखना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पर भी सौमित्र ने बताया था कि देखो प्रोसेस है एक, आपको सबसे पहले अपने सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा, देन रिवीजन करना पड़ेगा, देन आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, पीवाईक्यू सॉल्व करने पड़ेंगे, देन टेस्ट सीरीज देनी पड़ेगी, और तब जाकर आपको एग्जाम देना। ठीक है, तो इस प्रोसेस को फॉलो करें, जल्दीबाजी में ना फंसें अगर आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है सौमित्र की, लास्ट के 2 महीनों में, जैसे सौमित्र तुमने बताया अभी कि ये एग्जाम में हम सेलेक्टिविटी ले सकते हैं, हम कुछ टॉपिक छोड़ सकते हैं, कुछ टॉपिक को इग्नोर भी कर सकते हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस अगर अच्छे से कर लें तो एग्जाम को कम समय में भी क्रैक किया जा सकता है। जैसे कि गेट में क्या है कि पूरा सिलेबस आना चाहिए, सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए, बट यहाँ पर आप सेलेक्टिविटी रख सकते हैं। तो लास्ट 2 महीने में आपने जैसे अपनी नेट की तैयारी के बारे में बताइए कि किस तरीके से तैयारी करी थी, कौन से टॉपिक थे जो आपने छोड़ दिए थे, और क्वेश्चन प्रैक्टिस कितने दिन करी थी एटलीस्ट, कि हाँ मैंने इस टाइम अब सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करी है। तो बेसिकली मेरा जो नेट का सीन था, तो उसमें आपको टिकू के लिए आपको सारा साल करना है, मतलब पूरा साल मैंने मतलब कोई प्रेशर नहीं है कि आज करना है। मतलब सपोज मैं बैठ गया, टोटल आपका केमिस्ट्री का बहुत सारे क्वेश्चन होता है नेट में, आपका ऑप्शन रहता है, तो मैं कोई भी स्टैंडर्ड बुक खरीद लिया, उसका पीआई को, तो वो साल पढ़ता था। तो उससे मतलब हर दिन मतलब 2 घंटे 3 घंटे ऐसे प्रैक्टिस करते थे, तो उसका कोई मतलब लिमिटेशन नहीं है कि लास्ट 2 महीने ही कर रहे हैं। आपको पीपी अगर आप अचीव करना चाहते हो सीएसआर ने, और तो आपको पहले से ही प्रिपरेशन देना है, मतलब आप हार्डकोर लास्ट 2 महीने में ही करोगे, पर उससे पहले जो पीआईक्यू के बाद किया उसको आपको मतलब चलना चाहिए। मतलब आप अगर इस बार नहीं दिया, मतलब आपका इस बार रैंक नहीं आया, तो नेक्स्ट टाइम जो 6 महीने के बाद है, तो उस पीरियड में आप अपना सिलेबस के साथ वो कर सकते हो, क्योंकि वो बहुत बेनिफिशियल रहेगा। और लास्ट का जो 2 महीने का बात किया, उसमें आपको फोकस करना है आपका रिवीजन एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड मॉक टेस्ट। तो रिवीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले भी बोला था, क्योंकि रिवीजन से आपको कॉन्फिडेंस मिलता है क्वेश्चन सॉल्व करने। और नेट का क्या है, नेट का स्ट्रैटेजी से आपका एग्जाम निकल सकते हैं, क्योंकि नेट का क्या है, जो लास्ट पोर्शन है उसमें 25 क्वेश्चन करने और 4 मार्क्स, तो आपका स्ट्रैटेजी भी सही रखनी। तो आप अगर 20 तक अगर अचीव कर सकते हो, 20 तक अगर सही कर सकते हो, तो आपका एक रेस्पेक्टेड मार्क्स आ जाएगा, उसमें रैंक का चांस बढ़ जाता है। और उसके अलावा आपका एप्टीट्यूड पोर्शन रहता है, और वो भी मतलब 3 मार्क्स बोल सकते हो, ठीक है। उससे अगर फोकस करें, और लास्ट का जो हाँ हाँ हाँ, उसमें थोड़ी क्वेश्चन प्रैक्टिस प्लस में तो अच्छे नंबर आया। हाँ हाँ हाँ, प्लीज प्लीज कंटिन्यू। एंड आफ्टर दैट द मॉक टेस्ट इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि आपको टाइम मैनेजमेंट, मतलब उस जो पीरियड है 3 घंटे में, इस कैसे आपको स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट करना है। मतलब सपोज आपने एक स्ट्रैटेजी बनाया है कि मैं पहले पार्ट सी को अटेंड करूंगा, उसके बाद वो एप्टीट्यूड, आफ्टर दैट पार्ट बी, ठीक है। तो ऐसे, तो उसको कैसे आप मतलब स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट करते हैं, मतलब कितना टाइम के अंदर आप पार्ट सी आप कंप्लीट कर रहे हो,
उसके बाद ये जो पार्ट है उसमें कितना टाइम दे रहे हो, और पार्ट बी ने, तो आपका ब्रेन वायरिंग हो जाता है कि आप जैसे प्रैक्टिस करोगे तो एग्जाम के टाइम के आपको छोड़ना भी नहीं पड़ेगा, हम तो इतना टाइम देना है। आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली फंक्शन करिए कि मेरे पास टाइम कम है तो मुझे ये क्वेश्चन जल्दी से जल्दी सॉल्व करना। तो अगर आपको लास्ट 2 मंथ में कुछ ऐसा हो जाए कि भाई हमें एक रिवीजन के लिए एक थोड़ा सा सर्कल भी बन जाए, रिवीजन भी हो जाए, डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस होती रहे, और जितना जल्दी और क्वेश्चन प्रैक्टिस को कंप्लीट करके टेस्ट सीरीज या फिर जो मॉक टेस्ट जिन्हें बोल रहे हैं वो आप जितने ज्यादा दोगे, क्योंकि सौमित्र मैंने भी देखा है मोस्ट प्रोबेबली जो प्रॉब्लम आ जाती वही आ जाती कि जो पेपर अटेम्प्ट करना है वो हम सीधा पेपर में ही जाकर अटेम्प्ट करते हैं, मगर या फिर मान लो एक दो दे दिए तो उससे क्या होता है ना, तो बता रहे ना ब्रेन वायरिंग हो जाती है। आपको कम से कम लास्ट के 15-20 दिन तो सिर्फ उसी जोन में चले जाना है कि अब मैंने मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो उससे दो चीजें होती हैं, एक तो गलतियां जो अभी कर रहे हो आप अभी कर लोगे, वहां नहीं करोगे, और दूसरा जो स्ट्रेटजी है कि पेपर 1 पेपर 2 पेपर 3 पार्ट ए पार्ट बी पार्ट सी को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, और उसका जो भी आप देखो, इसका सौमित्र सबका अपना अपना फंडा होता है। कोई शुरुआत के 15-20 मिनट में पूरा पेपर देख लेता है और फिर MSQ मतलब उसके बाद मार्क फॉर रिव्यू लगाकर दोबारा अटेम्प्ट करता है, कोई एक सीक्वेंस में ही चलता है। तो सबके बारे में तो क्या ही पूछें, आप अपना बता दीजिए सौमित्र कि आपने जब पेपर अटेम्प्ट किया था तो क्या पेपर अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटजी रखी थी? तो मेरा स्ट्रेटेजी था कि मैं पहले सारा क्वेश्चन देख ली, तो क्वेश्चन देखने से क्या आइडिया मिलेगा कि क्या क्वेश्चन का स्टैंडर्ड गया। तो एक्चुअली क्या है ना, नेट का कट ऑफ मार्क्स हैरी करता है बहुत, क्योंकि मेरे टाइम पे कट ऑफ ऑलमोस्ट 1 ही ऐसे जाता था, अभी 100 में आ जाएगा इस बार तो अब अगर हाँ हाँ भाई, तो आपको आइडिया मिल जाता है कि पहले जो मतलब आपको एक फिक्स टाइम के अंदर पूरा पेपर देखना, अगर 1 मिनट के अंदर कोई क्वेश्चन आ रहा है तो वो कर दो, ठीक है। तो ये फर्स्ट पार्ट हो जाएगा, हो गया। आपको ये एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर, सपोज आपको 40 मिनट के अंदर ये कर लिया। उसके बाद जो सेकेंड पोर्शन आता है, आप मैक्सिमम टारगेट करोगे मैक्सिमम मार्क्स के लिए, वो 1 घंटा 20 मिनट ऐसे टाइम जाएगा। तो उसके लिए आपको पार्ट सी जाना, पार्ट सी जाके आपको मतलब कॉन्फिडेंस के साथ क्लोज टू 20 क्वेश्चन करना है, ठीक है। मतलब करे आपको अटेम्प्ट में ही 25 हो सकता है, बट करेक्ट कॉन्फिडेंटली आपका 20। उसके बाद आपको पार्ट ए में आ जाना है, क्योंकि पार्ट ए में बहुत इजी क्वेश्चन रहता है। एंड आफ्टर दैट पार्ट बी थोड़ा ट्रिकी रहता है, क्योंकि मतलब हाँ उसमें थोड़ा ट्रिकी रहता है, तो वो अगर कुछ क्वेश्चन आ जाए तो कर दो, और ट्रिकी रहता है तो वो लास्ट तक बचा के रखो, क्योंकि आप कॉन्फिडेंट नहीं हो। तो जो जिसमें कॉन्फिडेंस था वो पहले कर लो, और लास्ट का जो 40 मिनट बच गया तो उसमें आप क्या करोगे, आप तुक्का मारो। तो आपको अगर 50-50 चांस है कोई क्वेश्चन का तो वो करोगे, ठीक है। और आपको अगर श्योर याद भी नहीं आ रहा है तो आपका इंस्टिंक्ट बोल रहा है कि ये होगा, तो आप वो कर सकते। तो ऐसे आप मतलब क्या होगा कि जो लास्ट का 40 मिनट्स है उसमें आप करते तो देखोगे कि मैंने ये आंसर क्यों टिक किया, मतलब ये इसी क्वेश्चन था, अब ये ठीक से रह गया या वे कोई कुछ भी हो सकता है। देन आपको पता चलेगा वो ये तो मैंने 4 मार्क्स मिस हो जाता था अगर मैं नहीं देख, तो वो बहुत सारे मिस्टेक आपका मतलब आंख में आ जाते। तो ऐसे मैंने पेपर पे अटेम्प्ट तो देखो ये मेरा बिल्कुल, और देखो ये जो आप लोगों को सुनने में अभी लग रहा है ना, अगर आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो पेपर देने जाएंगे तो 2 घंटे लग जाएंगे पार्ट सी को छोड़ने में, क्योंकि वो एक आदत होती है ना कि यार अब कर रहे हैं तो कर रहे हैं, क्वेश्चन को पकड़ लिया सॉल्व करना शुरू कर दिया तो करने लगे। क्योंकि एक साइकोलॉजिकल होता है कि जैसे कुछ लोगों के साथ तो मित्र ऐसा होता है कि जिनकी फिजिकल उनको लगता है इनको स्ट्रांग है, तो वो फिजिकल पे लगे रहेंगे उनका, क्योंकि वो ऐसा साइकोलॉजिकल ऐसा इम्पैक्ट है कि वो क्वेश्चन छोड़ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि जिस पर उन्होंने मेहनत कर दी होगी उसको सॉल्व करके ही मानेंगे, ईगो आ जाता है एग्जाम में। और ऑर्गेनिक पता चला बहुत इजी है, उसको देख भी नहीं रहे हैं, उसको पलट ही नहीं रहे हैं। हाँ हाँ सौंदर्य, तो इसलिए मतलब इस चीज की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी जो तुमको बताया जा रहा है। जब इसकी प्रैक्टिस कर लोगे बार बार तब धीरे धीरे ये बात क्लियर हो जाएगी कि हाँ क्या कहते हैं, ये जो चीजें हैं कि इतनी देर में कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, तो इसकी प्रैक्टिस आपको अच्छे से करनी पड़ेगी। अच्छा सौमित्र, जो आपके लास्ट के 2 महीने थे, चाहे गेट की प्रिपरेशन हो नेट की प्रिपरेशन हो, उसमें मैट कैम्प की क्लासेस की तरफ से कैसा मतलब आपको सपोर्ट रहा या फिर किस तरीके से आपको हेल्प मिली?
तो मैट गेम का मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो विमल सर का जो ऑर्गेनोमेटेलिक्स का जो प्लेलिस्ट है मैंने पूरा कंप्लीट किया था, क्योंकि उसमें इतना डिटेल में पढ़ाया गया है, मतलब मैंने तो यूट्यूब में और कोई भी चैनल में नहीं देखा। तो बेसिकली क्या, वो बीडी गुप्ता जो एकेडी में जो रेफरेंस बुक फॉलो करता था उससे ही सब कुछ था। मतलब मुझे हार्डवर्क करने की जरूरत नहीं कि बुक से याद हो जाएगा कि नहीं, तो सर पढ़ा देते थे तो उससे बहुत अच्छा हेल्प होता था। और तेर शेर का जो जीओसी पोर्शन था, तो मैं मेरा सिलेबस कॉम्प्लीशन के टाइम पे, रिवीजन के टाइम पे मैंने मैट गेम को फॉलो किया था। तो मैं बहुत ही हैप्पी हूँ आज जब विमल सर से बात है। बिल्कुल सौमित्र, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। तो यही मतलब मेन हमारा आज के इस डिस्कशन का पॉइंट है कि सबसे पहली बात तो आप इस एग्जाम को अगर क्रैक करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं सौमित्र कि अगर मान लीजिए किसी की ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल में से होता है, सबका एक ऐसा होता है, क्योंकि अदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखा जाए तो दो तरह के स्टूडेंट्स होते हैं, एक को ऑर्गेनिक अच्छी लगती है, एक को फिजिकल अच्छी लगती है। और जिनको इनऑर्गेनिक अच्छी नहीं लगती वो केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स नहीं है, है ना? तो उसका मतलब है उन्होंने पढ़ी ही नहीं है कुछ भी। तो ये दो कैटेगरी के स्टूडेंट्स आ जाते हैं। तो इन दोनों को एग्जाम, क्योंकि अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनमें से आधे आधे ऐसे होंगे जिनको ऑर्गेनिक से थोड़ा डर है, और आधे ऐसे हैं जिनको फिजिकल से थोड़ा डर है। उन दोनों लोगों को आपकी क्या गाइडेंस होगी, क्योंकि यही है जो ट्रैप में फंसेंगे। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं वो बस बता सकता हूँ। तो बेसिकली क्या है कि मेरा बीएससी में ऑर्गेनिक बहुत पसंद था। आई लव ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और मेरा फिजिकल में इंटरेस्ट नहीं था। बट आफ्टर गिविंग ऑल दोस एमएससी एंट्रेंस एवरीथिंग, तो मुझे पता चला कि फिजिकल केमिस्ट्री में आपका ग्रिप होना चाहिए, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री आपको श्योर मार्क्स देता है। अगर आप एक न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे 100% मार्क्स मिलेगी। बट केमिस्ट्री में क्या होता है, एक रिएजेंट भी चेंज कर देगा और आपका जो याद था वो बुक गलत हो जाएगी। तो ऐसे ही मतलब कोई पोर्शन कम नहीं है, आपको सबको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। तो बेसिकली आपको फिजिकल मतलब ऑर्गेनिक का जो बोला, ऑर्गेनिक के लिए आपको रिएक्शन बाय हार्ड होना चाहिए। मतलब आपको अगर सोचोगे मैं मुझे SN2 आती है, एलिमिनेशन आता है, तो मैं करके मतलब मैं सारे क्वेश्चन कर, ऐसे नहीं हो सकता। आपको स्पेसिफिक नेम रिएक्शन के लिए स्पेसिफिक मैकेनिज्म फॉलो होता है, और उसका एक सब्सिडी भी रहता है, तो उसका सब कुछ रहना पड़ेगा। और स्टीरियोकेमिस्ट्री ठीक ठाक है, क्योंकि वो कॉन्सेप्चुअल कर सकते हो, और जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है ऑर्गेनिक वो कॉन्सेप्चुअल कर सकते हो। पर जो रिएक्शन मैकेनिज्म पोर्शन है, आपको बहुत रिविजन करना पड़ेगा, तभी आप एग्जाम में कर पाओगे। क्योंकि मेरा साथ बहुत बार हुआ कि ऑर्गेनिक में मैंने कॉन्फिडेंस से करके आया कि मैं यही होगा, ठीक है ना, पर घर में आके पता चला नहीं, ये नहीं होगा। और फिजिकल केमिस्ट्री की अगर बात करें तो फिजिकल केमिस्ट्री आपको श्योर शॉट आपको मार्क्स दिला था। आपको अगर आया तो आप 100% मिलेगा, आपको नहीं आया तो नहीं मिले। तो आपका अगर फिजिकल का जो न्यूमेरिकल जो थ्योरी आपको अगर बाई हार्ड है, तो आप फिजिकल से अच्छा रैंक निकल सकते हो। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो ये इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक और फिजिकल का लिंकर है, ठीक है। मतलब जिसको ऑर्गेनिक पसंद नहीं है तो आपको फिजिकल इनऑर्गेनिक पसंद करना पड़ेगा, जिसको फिजिकल पसंद नहीं है इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक पसंद करना पड़ेगा। तो इनऑर्गेनिक में आपको मतलब एक्सेप्शन सब कुछ बाय हार्ट करना पड़ेगा। बट जो मोस्ट वैल्यूएबल चैप्टर है, मतलब जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, ऑर्गेनोमेटालिक्स बोला, बायोइनऑर्गेनिक, वो सारे कॉन्सेप्ट आपको कॉन्सेप्ट मतलब प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा आपको। मतलब इजी टू स्कोर नंबर मैं समझता हूँ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसके बाद आता है फिजिकल केमिस्ट्री, एंड आफ्टर दैट द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बिल्कुल। तो फिर आप लोग भी ध्यान रखिए, अगर जिन लोगों को ये ऑर्गेनिक फेवरेट है उन लोगों के लिए थोड़ा सा ये अलर्ट है कि फिजिकल को छोड़कर मत चले जाना। और फिजिकल के कुछ टॉपिक हैं जो आपको करके जाने पड़ेंगे, क्योंकि पार्ट सी में जो आपको 25 क्वेश्चन करने हैं ना, वहां पर आपको ये बेसिकली सारी चीजें मदद करेंगी कि 5 क्वेश्चन भी अगर फिजिकल आ गए तो वो आपको आने चाहिए, आपको करके आने हैं। ये नहीं कि फिजिकल नहीं आती तो आपने वो छोड़ रखा। क्यों सौमित्र? और मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि मेरा एक डर था क्वांटम मैकेनिक्स में। तो क्वांटम मैकेनिक्स बहुत सारे का डर होता है, तो मुझे लगता था कि क्वांटम मैकेनिक्स बहुत हार्ड है। फिर मैंने जब क्वांटम मैकेनिक्स कंप्लीट किया और नेट का जो क्वेश्चन सॉल्व किया वो पानी का तारा था। मतलब मैं जो क्वेश्चन कर रहा हूँ वो हो जा रहा है, मतलब देखने में सख्त लगता है फिजिकल केमिस्ट्री, बट यू कैन फील इट विल हेल्प इन ड्यूरिंग द। हाँ, एक बार मतलब आप मेहनत कर लीजिए, उसके बाद फिर अपने मन से वो चीजें आपको आसान लगेंगी।
वही चीज़ है ना, साइकोलॉजिकली आपके दिमाग में वो बात बैठी हुई है, उसको हटाना पड़ेगा। वो दो ही चीज़ों से हटेगी, एक बार उसे पढ़ लीजिए और एक बार उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करके देख लीजिए। तो जी जान लगानी पड़ेगी आपको, फिर आपसे ये गलतियां नहीं होंगी, ठीक है। और जो सबसे बड़ी गलतियां हैं वो ये नहीं करनी है कि जैसे पूरा एक पोर्शन नहीं छोड़ना है। दूसरा, आपको क्या नहीं करना है कि लास्ट के 15-20 दिन जो बचते हैं उस समय डेडिकेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। उस समय कोई नया टॉपिक पढ़ने की कोशिश नहीं करनी। जो मेहनत करनी है अभी से नेक्स्ट 45 डेज में कर दीजिए। देन यू विल नॉट बी इन द सर्कल ऑफ qualifying CSIR net for the next 2-3 years. So thank you Soumitra so much for joining us in this session. And last final message जो भी आप in upcoming June 2026 के aspirants को देना चाहेंगे। So, first of all, thank you, Bimal sir, for giving me this platform and to connect to your students. And also, I am able to share my experience with everyone. एंड जो लास्ट का जो ये जो अपकमिंग नेट एग्जाम है, इसमें क्या है, आपको मतलब आपका प्रिपरेशन पे कॉन्फिडेंस रहना चाहिए। मतलब अब ऐसा नहीं कि लास्ट महीने में आप अपना प्रिपरेशन करते हुए, ऐसा नहीं होगा। आप अगर हॉनेस्टली प्रिपेयर करोगे तो आपको मतलब इस दुनिया का कोई ताकत नहीं रोक सकता है एक अच्छा रैंक लाने से, ठीक है। तो आपको ऑनेस्ट रहना है अपने पर, अपना प्रिपरेशन पर, ठीक है। और स्ट्रैटेजिकली आपको सब कुछ एग्जीक्यूट करना है। पहले जो बोला सिलेबस कंप्लीशन, PIQ प्रैक्टिस, बहुत सारे स्ट्रैटेजिक एंड स्पेसिफिक टाइम लाइन भी मतलब कंप्लीट करना है। और लास्ट का जो बोला है टेस्ट सीरीज देना है, मॉक टेस्ट, एंड जो फाइनल जो टेस्ट के टाइम पे आपका मतलब काम रहना है, विदाउट एक्सपेक्टेशन, विदाउट एनी प्रेशर, यू हैव टू अटेम्प्ट इट। मतलब ऐसे नहीं सोचना है कि मुझे ये क्वेश्चन नहीं होगा, ये सिलेबस से क्वेश्चन आएगा तो नहीं कर पाऊंगा तो मेरा एग्जाम खराब जाएगा। और ईगो पे नहीं लेना कोई क्वेश्चन। अगर ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आपका पास बेटर कुछ मतलब वेट कर रहा है आपके लिए। तो मेरा साथ भी बहुत हुआ कि मैंने मेरा जो पहले जो थर्ड अटेम्प्ट था उसमें क्या करता था कि पहले सारा क्वेश्चन मतलब सॉल्व करने बैठ जाता था, बट लास्ट में टाइम नहीं मिलता था, अच्छा अच्छा क्वेश्चन पीछे ही छूट जाता था। तो ऐसे ही आपको वो स्ट्रैटेजी ठीक रखना है, अपना माइंड सेट ठीक रखना है और कॉन्फिडेंस लाना है, एंड यू कैन अचीव इट। So you can achieve it and you will achieve it. We both of you wish you a very very best of luck for your upcoming CSIR net exam. सारी बातों को आपने समझ लिया होगा, तो अब अपना प्लान बना लीजिए। अपनी सिचुएशन के हिसाब से आपको कौन सा एग्जाम क्रैक करना है उसके लिए अपने दिमाग को क्लियर कर लीजिए। और अब ऐसी वीडियो दोबारा मत देखिएगा, अब तैयारी शुरू करिए। ठीक है। सो थैंक यू सो मच सौमित्र फॉर ज्वाइनिंग अस इन दिस सेशन। इट हैज बीन अ वेरी ग्रेट कन्वर्सेशन विथ यू एंड आई होप आप सभी लोगों को यूट्यूब पर ये वीडियो अच्छी लगी होगी। लगी हो तो आप लोग जरूर वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। कोई भी क्वेश्चन हो आपका तो आप लोग इस वीडियो में जरूर कमेंट कर देना। आई विल रिक्वेस्ट सौमित्र टू रिप्लाई टू योर क्वेश्चंस एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग अस इन दिस सेशन। थैंक यू सो मच सौमित्र फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू सर। बाय बाय। थैंक यू सर। बाय।